हेलो बच्चों, कल मैं आपको राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में समझा रहा था। आज हम यहाँ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, उसकी पदच्युति और उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कि भारतीय संविधान के 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यवस्थाएं हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, वो अनुच्छेद 52 में है। और उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 63 में। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। कहने मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। साथ ही साथ इसकी निर्वाचन पद्धति क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। किस प्रकार से होता है? गुप्त मतदान द्वारा। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए लगभग वही योग्यताएं होना आवश्यक है जो राष्ट्रपति पद के लिए हैं। और बाकी के चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा है, तो जिसमें मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि 3 पॉइंट तो आपको ध्यान रखने हैं। जब भी किसी के चुनाव की बात आती है कि उसके लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं, तो आपको ये 3 पॉइंट तो सभी में लिखने हैं कि वह भारत का नागरिक हो, वह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। चौथे पॉइंट को आपको थोड़ा ध्यान से रखना है, वो है उम्र वाला। कि जैसे लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। तो इसमें वो सारी योग्यताएं होना भी आवश्यक है जो लगभग राज्यसभा के सदस्यों में होती हैं। तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की योग्यताएं हैं। अब पदच्युति। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, किंतु वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है, यानी वो जब चाहे अपनी इच्छा से पद छोड़ सकता है। लेकिन उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पदच्युत किया जा सकता है। यानी उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा। जब वो राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो वो लोकसभा में जाता है, और जब लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। लेकिन उसके लिए जैसे डिटेल में जो आपके राष्ट्रपति के लिए दिया हुआ है उसको आपको समझना, लगभग उसी को उतारना है। कि जैसे अगर कोई उपराष्ट्रपति ने दुर्व्यवहार किया है या दुराचार किया है या अन्य कोई भी अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के सदस्य उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन महाभियोग प्रस्ताव लाते समय जो महाभियोग प्रस्ताव है उस पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, और उपराष्ट्रपति को प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा। और अगर वह प्रस्ताव राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो फिर वो लोकसभा में जाता है, और लोकसभा से अगर वो 2/3 बहुमत से पास हो गया है तो वो उपराष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। तो ये पदच्युति की प्रक्रिया है। अब हम यहाँ से आगे आपके उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को एक तरह से 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ 2 प्रकार की हैं, एक सामान्यकालीन और दूसरा आपातकालीन। यहाँ पर भी जैसे जो उपराष्ट्रपति होता है
उसकी शक्तियाँ दो प्रकार की हैं, एक राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में और दूसरा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। चूँकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है। जैसे लोकसभा में भी क्या होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको भी मतदान का अधिकार नहीं होता है, परंतु अगर किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो वहाँ लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार होता है या उपराष्ट्रपति को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो जब किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। बाकी का वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वही कार्य करता है लगभग जो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जैसे वो लोगों को बोलने की अनुमति देता है, कितने समय तक वो सदस्य बोलेगा, साथ ही साथ किसी विधेयक पर वाद विवाद करवाता है, बाद में उन पर मतदान करवाता है, उनका रिजल्ट सुनाता है। अगर कोई सदस्य गलत दुर्व्यवहार कर रहा है सदन में तो उसे सदन से बाहर निकाल सकता है। तो ये सारे काम राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना। तो उपराष्ट्रपति निम्न 4 स्थितियों में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, राष्ट्रपति के त्यागपत्र दे देने पर, यानी अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है तब उपराष्ट्रपति सारे काम संभालेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन जाता, और अगर उसने अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया है या उसे महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया है या अन्य किसी कारण से उत्पन्न राष्ट्रपति की असमर्थता की स्थिति में, जैसे उसे कोई बीमारी हो गई है या विदेश यात्रा पर चला गया है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है। तो ये आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, पदच्युति और उसकी शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम यहाँ से आगे प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है। तो जैसे राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 63 में, और जो प्रधानमंत्री है उसके पद की व्यवस्था अनुच्छेद 74 के द्वारा की गई है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान में उपबंधित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विवेक का प्रयोग कर सके। तो अक्सर कर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो बहुमत दल का नेता होता है, यानी जिसके पास में स्पष्ट बहुमत होता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है, कहने मतलब अगर चुनाव होते हैं, किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी दल के व्यक्ति को, यानी या तो जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं उस दल को सरकार बनाने के लिए बुला सकता है, या जिसने अपने गठबंधन को बना करके नहीं और अपना बहुमत सिद्ध करने का प्रयास किया है, तो ऐसे व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। तो अब प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री संविधान भवन रूपी वृत्तखंड की मुख्य शिला होता है। तो सबसे पहला जो प्रधानमंत्री का काम है, तो जब भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उसके बाद जो सबसे पहला जो कार्य
उसके द्वारा किया जाता है, या उसका जो सबसे पहला अधिकार होता है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। तो जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है उसके बाद उसके द्वारा जो सबसे पहला काम किया जाता है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हों और कौन कौन मंत्री हों। तो यानी मंत्रियों की संख्या और किन किन लोगों को मंत्री बनाना है, ये सारे निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। दूसरा, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। तो किस व्यक्ति को किस विभाग का मंत्री बनाना है, अर्थात किसे रेल मंत्री बनाना है, किसे रक्षा मंत्री बनाना है, किसे वित्त मंत्री बनाना है, किसको चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, ये सारे के सारे निर्णय, कहने मतलब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और जिसमें जैसे मंत्रियों विभागों बंटवारा करते समय भी प्रधानमंत्री स्वविवेक के अनुसार ही कार्य करता है और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अंतिम विभाग वितरण पर साधारणतया कोई आपत्ति नहीं की जाती है। मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, ये प्रधानमंत्री का तीसरा कार्य या शक्ति है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है। जैसे आज अब तक आप लोग पढ़ते आएंगे, जैसे लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, या तो उपराष्ट्रपति या उपसभापति। लेकिन जब भी मंत्रिपरिषद की या मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल की समस्त कार्रवाई का संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यसूची या एजेंडे में रखे। अर्थात प्रधानमंत्री ये तय करता है कि जब भी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की बैठक हो तो उसमें किन किन विषयों पर विचार विमर्श हो या किन किन विषयों को एजेंडे में शामिल किया जाए। चौथी शक्ति है कि शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। जैसे शासन के विभिन्न विभाग होते हैं, रेल विभाग अलग है, वित्त विभाग अलग है, रक्षा विभाग अलग है। तो इन सारे विभागों में आपस में कॉम्बिनेशन हो, यानी एक दूसरे से वो जुड़ करके या एक दूसरे से मिल कर के कार्यों को करें। तो प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। अगला जो आपके पॉइंट है, लोकसभा का नेता। तो प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतया लोकसभा का नेता होता है। अर्थात जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे लोकसभा का नेता ही माना जाता है। और कानून निर्माण के समस्त कार्य में प्रधानमंत्री नेतृत्व प्रदान करता है। अर्थात जो भी नए कानून बनते हैं या किसी कानून में बदलाव होता है तो उसमें मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री की ही होती है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। जैसे वार्षिक बजट वित्त मंत्री तैयार करता है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री की सलाह या परामर्श अहम होता है। अगली जो शक्ति है प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता। कहने का मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में संपर्क कड़ी होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संपर्क कड़ी होता है। जैसे कि मान लीजिए आज राष्ट्रपति मंत्रियों से किसी चीज़ की जानकारी चाहता है कि भाई कौन सा मंत्री क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में वो प्रधानमंत्री से पूछेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से पूछेगा और मंत्री जो बताएंगे फिर वो उस बात को राष्ट्रपति से कहेगा। या जैसे मान लीजिए कोई मंत्री राष्ट्रपति से मिलना चाहता है तो वो पहले प्रधानमंत्री से कहेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहेगा
कि भाई मेरा ये मंत्री आपसे मिलना चाहता है। तो इस प्रकार से ये दोनों के बीच संपर्क कड़ी माना जाता है, यानी मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच संपर्क कड़ी कौन माना जाता है? प्रधानमंत्री। तो सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है। वही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निश्चयों से परिचित कराता है और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। अर्थात अगर राष्ट्रपति ने मंत्रियों के लिए कोई परामर्श भेजा है तो वो प्रधानमंत्री से कहेगा, प्रधानमंत्री मंत्रियों से। और 7वां पॉइंट है विभिन्न पद प्रदान करना। तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, जैसे वह राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है या महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है, या जो आपके राष्ट्रीय चुनाव आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है, तो वह सब प्रधानमंत्री की सलाह या परामर्श से ही करता है। तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, व्यवहार में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं वरन प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। तो ये आपके प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ थी। कल हम आपको मंत्रिपरिषद के बारे में बताएंगे।